हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कितनी हड्डियां हैं हमारी और बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती है, बड़ों में कितनी पाई जाती है, कंकाल तंत्र क्या होता है, वह कंकाल क्या है, अंदर कंकाल क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन का अगर आपको जवाब चाहिए तो आप पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। तो आइए अपना देखिए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। तो फर्स्ट हमारा लाइन है, इसके बाद हम इसका वन लाइनर भी करेंगे, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन की थ्योरी। कंकाल क्या है? कंकाल हमें सीधा रखता है। तो जो हमारा कंकाल है वो क्या हमें सीधा रखने के लिए है, अतः यह स्थिरता प्रदान करता है। अगर कंकाल नहीं होता तो हम सीधा खड़ा नहीं होते, और ये स्थिरता हमें प्रदान करता है हमारा जो है कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। जब कंकाल होता है तो क्या है, जीव जंतु क्या है, आसानी से गति करते हैं। और कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो कंकाल दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल क्या है? बाह्य कंकाल है यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। जो बाहर का कंकाल होता है वो शरीर के बाहर पाया जाता है और यह बहुत कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, ये शरीर की क्या है, रक्षा प्रदान करता है। वह कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। जो बाहर का कंकाल है वो मृत कोशिका का बना हुआ होता है तथा इसमें कोई रक्त संचार नहीं होता है, और इसमें क्या है, जो ब्लड है वो नहीं संचार होता। इसके अंतर्गत क्या था, बाल। जैसे हम अगर जो मृत कोशिका का बना होता है और जिसमें रक्त संचार नहीं होता तो उसमें क्या होता है, हमें दर्द भी नहीं होता। जैसे हमें बाल काटने में हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि ये मृत कोशिका का बना हुआ है और इसमें रक्त नहीं संचार करता है, इसलिए बाल काटते तो आपको दर्द नहीं होता है। नाखून काटने में भी दर्द नहीं होता। तो हम लोग सोचते होंगे कि नाखून या बाल काटने में क्यों दर्द नहीं होता, क्योंकि ये मृत सेल का बना हुआ है, डेड सेल का, और इसमें क्या रक्त संचार नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जो बाह्य कंकाल का जो है किसका जिसमें रक्त संचार नहीं होता, जिसका बाहर से मतलब कि बाहर कंकाल मतलब कि बाहर हड्डी है। तो केकड़ा का देखिएगा, बाहर क्या होता है, हड्डी होता है, उसको मतलब बाहर से एकदम हार्ड होता है, कठोर। तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घोघा, चींटी, चूंटा, मधुमक्खी, बिच्छू, छिप, शंख, कीट, ये सभी क्या है, बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। जैसे कि आप देखे होंगे बिच्छू को या घोघा को या टिड्डू को या मकड़ी को, किसी को भी देखे होंगे, ये सब क्या बाह्य कंकाल के उदाहरण है, क्योंकि इसका बाहर जो क्या हार्ड होता है। और जैसे कछुआ भी देखिए, कछुआ की पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। जो देखिए कछुआ, ये क्या है, बहुत हार्ड होता है, जैसे पत्थर टाइप का। आप कभी छू के देखिएगा, लेकिन पैर क्या सॉफ्ट होता है और पीठ भी इसकी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो पूंछ और पैर इसका आंतरिक कंकाल का बना होता है, लेकिन जो कछुआ का पीठ है ये बाह्य कंकाल का बना होता है। आंतरिक कंकाल, अब देखिए आंतरिक कंकाल में कौन कौन आते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशियां के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जो शरीर के अंदर होता है उसकी अंगों की रक्षा करता है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग का आंतरिक कंकाल है, और हमारा जो मांसपेशियां के नीचे क्या कंकाल, जो कि हमारे शरीर के आंतरिक चीज़ों को रक्षा करता है। जैसे हार्ट हो गया, किडनी, ये सब का क्या है, रक्षा करता है। इसमें कौन कौन आते हैं, तो मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, इंसेक्ट। कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। जो कंकाल तंत्र है वो अस्थि मतलब बोन और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही संयोजी उत्तक है। जो अस्थि और उपास्थि होता है ये क्या, दोनों संयोजी उत्तक है। पहले देखते हैं अस्थि और उपास्थि के बारे में, कार्टिलेज और बोन के बारे में। तो उपास्थि पहले देखते हैं। उपास्थि क्या है, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट नहीं पाया जाता, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। उपास्थि क्या है, कार्डियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो उपास्थि है कार्टिलेज है ये कार्डियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है, और इसमें कैल्शियम फास्फेट तो पाया जाता है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। और अस्थि में क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों पाया जाता है। और जो उपास्थि है कार्टिलेज है, इसमें कौन कौन आते हैं, नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। ये देखिए हमारा कार्टिलेज का है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिजोन्ड्रियम कहते हैं। अब देखते हैं बोन के बारे में, अस्थि के बारे में। यह अत्यधिक कठोर होता है। जो बोन होता है, हड्डी होता है, वो क्या है, अत्यधिक कठोर होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ
कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। अस्थि को ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बनाता है, जो अस्थि है वो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बनाता है और उपास्थि के साथ तो कोस्टियोब्लास्ट कोशिका का बनाता है, कार्डियोब्लास्ट कोशिका। देखिए पीछे कार्डियोब्लास्ट कार्डियोब्लास्ट कोशिका का बनाता है उपास्थि, और अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो मानव का अस्थि उसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसे हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नालिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लाशिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना, नाक की हड्डियाँ, श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। तीस वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जब 30 वर्ष की उम्र होती है तो हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से लेकर 310 के बीच होती है। जन्म के समय में जो हड्डियां होती है वो 270 से लेकर 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या कितनी 300 होती है। बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है और वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अस्थि हड्डी को जब जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। अस्थि को जोड़ना टेंडम, मांस को फ्लेक्सर जोड़ता है। तो हड्डी को लिगामेंट, मांस अस्थि को टेंडम और मांस को फ्लेक्सर। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, एक अनुबंधीय उपंगी, एक अक्षीय, एक अपेंडिकुलर और एक एक्सियल। अपेंडिकुलर कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। जो कंकाल होता है वो आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में इसकी सहायता करता है। इसकी कुल संख्या 106 है। तो जो अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ होती हैं इसमें बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल होते हैं। हाथ की हड्डियाँ, एक हाथ में 30 हड्डी होती है, मतलब दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ होती हैं। एक होता है ह्यूमरस, रेडियस एक होता है, अल्नर एक होता है, कार्पल जो कलाई में होती है वो 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं और फ्लैजिला 14 मतलब 14 होते हैं। तो 1 2 3 3 5 8 8 8 16 और 16 14 30। तो 30 एक हाथ में और दोनों हाथ मिला के 60 हड्डी। ये ह्यूमरस प्रारंभ है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैजिला। एक पैर में 30 हड्डियाँ पाई जाती है, दोनों पैरों में कितनी 60 हड्डियाँ। फीमर, एक पैर में फीमर एक हड्डी पाई जाती है, पटेला एक, टीबिया एक, फेबुला एक। टार्सल जो टखनम होता है वो 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लैजिला 14। तो कुल मिला के 1 2 3 4 और 4 3 11 11 5 16 16 14 60 30। तो हमारा 30 हड्डी, तो एक पैर में 30 हड्डी और दोनों पैरों में 60 हड्डी होती है। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, बड़ी हड्डी पैरों की। पैल्विक, इसकी संख्या 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि इलियम, स्टियम, प्यूबियस होते हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुटकर एक अस्थि बन जाता है। तो पैल्विक कितना हो गया 1। अब है कैल्विक जिसे हंसली बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। इसे जामुक या कॉलर बोन कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये कैल्विक हड्डी हो गई और ये स्कैपुला। स्कैपुला यह
बाहों कंधों से जोड़ता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। अब आते हैं एक्शियल या अक्षीय हड्डी। ये शरीर के बीचों बीच में होती है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करती है। अक्षी की कुल संख्या 80 है, तो 126 प्लस 80, तो 6, 8 to 10, 112, 206 हड्डी होगी हमारे, तो गिनवा रहे हैं हम। केशुर की दंड मेरुदंड, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि तक फैला होता है। इसकी कुल संख्या 26 है। प्रारंभ में ये 33 होती है, लेकिन बाद में जब वयस्क होते हैं 26 हड्डी बच जाती है। प्रत्येक केशुरुक के मध्य भागों को न्यूरल कैनल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। ये हमारा है मेरुरज्जु। इसमें छोटे छोटे कितने 26 हड्डियाँ होती है। अब रिब्स या पसली, इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी होती है, और 12 जोड़ी बोल तो 12 × 2, तो कितना हो गया? 24। पसलियाँ पीछे की ओर मेरुदंड से, जो मेरुदंड ये पीछे था, मेरुदंड इससे जुड़ी होती है, मेरुदंड से जुड़ी होती है पीछे। एक इसकी संख्या 26 है और इससे जुड़ी होती है पसलियाँ, जिसकी संख्या कितनी है? 12 जोड़े हैं, मतलब 24। पसलियाँ पीछे की ओर मेरुदंड से और आगे की ओर अस्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती है। अस्टर्नम एक हड्डी होती है आगे तरफ, इससे ये जुड़ी होती है रिब्स, जिसकी संख्या 24 है, और पीछे ये जुड़ी होती है मेरुदंड से। ये रहा पसलियाँ, और ये है अस्टर्नम। अस्टर्नम एक रिब्स को आपस में जोड़ती है। सिर, हेड, इसकी कुल संख्या कितनी? 29 होती है। हेड 29 है। हेड, सिर में भी, खोपड़ी में 22 है, हेड में 1 है, कान में 6 है, और फेस में, खोपड़ी में भी फेस में 14, और 8 कितना कपाल में है। ये फेशियल बोन्स है। हड्डियों के बारे में विभिन्न तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। जो गर्दन है उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। कान में हड्डियों की संख्या, एक कान में 3 हड्डी होती है और 2 कान में 6, तो एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है एक कान में, जिसका नाम है मेलियस, इनकस, स्टेप्स। और जो स्टेप्स होती है सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कि मध्य कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक होती है। हमने पीछे कैल्विक या कलर बोर्ड में देखा, जो कि हंसली में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला सिसमाइंड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पैर का एक भाग है। जो पैल्विक का एक भाग है, जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती हैं, उसे टेंडन कहते हैं। मांसपेशियाँ और अस्थि जहाँ आपस में मिलते हैं उसे टेंडन कहते हैं। जहाँ अस्थि एक दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिंगामेंट कहते हैं। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसे द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी के पीछे और एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोर्मिन मैग्नम कहते हैं। अस्थि कोशिका, बोन सेल। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। ऑस्टियोक्लास्ट यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। क्योंकि ये खराब कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, इसलिए बोन ईटिंग सेल कहते हैं किसको? ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोब्लास्ट यह अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। क्योंकि ये निर्माण करता है तो इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोसाइट यह अस्थियों को परिकल्प बनाता है, अतः इसे म्यूच्योर सेल कहते हैं। म्यूच्योर सेल किसे कहते हैं? तो ऑस्टियोसाइट को। अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच के एक जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं।
अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। संधि जैसे ज्वाइंट्स, कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है संधि कहलाता है। संधि ज्वाइंट वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। ज्वाइंट में भी है अचल संधि, अचल ज्वाइंट, अपूर्ण और पूर्ण। पूर्ण जो है पूरा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि पूरी तरह घूम सकता है। अपूर्ण में आधा घूमेगा पैर, हड्डियाँ, और अचल में बिल्कुल हड्डी तो हम नहीं घुमा सकते हैं। तो अचल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि। इस संधि को फिक्स्ड या फाइब्रियस रिश्तेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता है, या खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। स्लाइडली मूविंग, अपूर्ण संधि। यह संधि जहाँ पाई जाती है वह थोड़ा मोड़ा गति करने देखने को मिलता है, जैसे पसली, केशरी की डंड, ब्लैक बोन। फ्रीली मूवेबल, पूर्ण संधि। यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह जो है पूर्ण संधि, ये 5 प्रकार की होती है। बॉल एंड सॉकेट, इस प्रकार के संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ता है उसके ऊपरी भाग को गोल होता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकता है, जैसे पेल्विक, फीमर, स्केपुला, ह्यूमस। हिंग ज्वाइंट, कब्जा संधि। यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देती है, जैसे कोहनी, घुटना। खुंटी संधि, इसका आकार खुंटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है। गर्दन में पाइवट ज्वाइंट पाया जाता है। केशरों के दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पल, टार्सल। सडल ज्वाइंट, यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है, जैसे कि अंगूठा। आज के लिए हम देखेंगे इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।